अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हैपन व्हेनेवर वी आर अनश्योर अबाउट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। वो सारे इवेंट जिसमें रिजल्ट हमें पता ना हो, तो जब ऐसी चीजें कंडीशन अराइज होती हैं, जब ऐसी चीजें आती हैं, तब हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं। वी आर फाइंडिंग द चांसेस ऑफ हैपनिंग सर्टेन इवेंट्स, that is the probability. For example, India defeating Australia in a cricket match. अभी हाल ही में सीरीज चल रही है, तो हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा और विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सर्टेन स्टेट्स विल विन, पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन सीबीएसई बोर्ड, एक्सेट्रा। और इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग एन एस? क्या चांसेस है कि हमें 3 इक्के मिल जाए? What is the guarantee of getting an S? To answer this question, we have to perform certain experiments and visualize the possible outcomes. Next, definition about the experiment or trial. It's a series of action where outcomes are always uncertain. फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, हमें नहीं पता है कि हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। रोलिंग अ डाइस, क्या पता हमें 1 मिले, 2 मिले, 3 4 5 6। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल कार्ड्स, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अ सैंपल स्पेस। इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं किसी भी इवेंट के रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन, एक कॉइन टॉस करने पे क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो जितने भी आउटकम इसको हम कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी माय सैंपल स्पेस। अ डाइस इज थ्रोन, तो क्या पॉसिबल आउटकम है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। यहाँ पर हमने रोलिंग अ डाइस किया, तो यहाँ पे एन ऑफ एस हो जाएगा मेरा 6, बिकॉज वी आर हैविंग टोटल 6 एलिमेंट्स। यहाँ पे एन ऑफ एस हो जाएगा, टॉसिंग अ कॉइन में एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट वी आर हैविंग इवेंट। Any subset of sample space of an experiment is called an event. सैंपल स्पेस पे जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमें सेट मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय इवेंट। एंड बेसिकली इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज माय सिंपल इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट: if A is any set of sample space of an experiment, then non-occurrence of an event A is called complementary of an event, which is denoted by A dash or A bar. For example, S equal to 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है, जिसमें सेट A है मेरा 1 2 4। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो सारे इवेंट है जो सैंपल स्पेस में जो प्रेजेंट है, लेकिन सेट A में प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट है? 3 है, 5 है, 6 है। तो ये बन जाएगा मेरा A complement 3 5 6. All those elements which are present in sample space but not in set A is denoted as a A complement. अब हमारे पास सेट आ गया, तो सेट में अलजेब्रा क्या हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ अलजेब्रा वी कैन हैव इन द सेट्स? दैट इज अ मर्जिंग ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ अ सेट। इफ A and B are two events, then occurrence of at least one of the two events is denoted by A union B. Further, A union B is either A और B और बोथ ए एंड बी। अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तो मेरे पास 2 सर्कल है जिसमें सेट ए है और एक बी है। ए यूनियन बी क्या करता है? दोनों सेट को मर्ज कर देता है। तो ये जो हमने ब्लू लाइन बनाया है, इसका मतलब है ये पूरा रीजन हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। इट विल बी माय एंटायर ए यूनियन बी, जिसमें सेट ए भी होगा, सेट बी भी होगा और इंटरसेक्शन पार्ट भी होगा, जो कॉमन पार्ट होता है। Next, we are having intersection of a set. If A and B are two events, then occurrence of A and B simultaneously, मतलब कॉमन रीजन को हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से। अब A हो गया और B हो गया, इनका कॉमन पार्ट क्या है? ये जो हमने ब्लू में हाईलाइट किया, दैट इज माय कॉमन पार्ट। तो इसको हम डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B। अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूं, तो ये हो जाएगा मेरा X सच दैट X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो वो कौन सा पार्ट है? ये जो हमने रेड में हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है।
Next, we are having mutually exclusive event. If A and B are two events cannot occur simultaneously, then they are mutually exclusive events, which means their intersection is empty. मतलब दोनों में कोई common element present नहीं होगा. It is my empty set. अगर हम previous example हम देखें जिसमें हमने A भी फाइंड किया था और A कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया था, अगर हम दोनों का जो है इंटरसेक्शन पार्ट निकालते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे A और A कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे 1 2 4 है डिफरेंट है, 3 5 6 डिफरेंट है, मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा सेट एम्प्टी सेट. तो नंबर्स होता है तो हम जीरो लिखते हैं, सेट होता है तो हम एम्प्टी सेट लिखते हैं. ये जो 5 नोटेशन है इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. If A and B are two events constitute together to form the sample space is called the mutually exhaustive event. अभी जस्ट जो एग्जांपल हमने देखा था जिसमें A की वैल्यू थी 1, यहीं पे देखते हैं A है हमारा 1 2 4, A कॉम्प्लीमेंट है 3 5 6. अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करने का मतलब है सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5 6. तो इससे क्या हो गया, मेरे पास सैंपल स्पेस मुझे फिर से मिल गया, which means A and A complement are mutually exhaustive event. A intersection A complement is empty, which means it's a mutually exclusive event. Exhaustive का मतलब है दो सेट को मर्ज करने पे अगर आपको सैंपल स्पेस रिटर्न मिल जाता है तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है. अगर दोनों सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट है. नाउ वी आर गेटिंग टू द definition of a probability. If an experiment can result into any n mutually exclusive, mutually exhaustive or equally likely, of which m are favorable to the occurrence or outcomes of an event A. इवेंट ए में जो पॉसिबल आउटकम्स है अगर उसको हम काउंट करेंगे तो अगर वो स्मॉल m आता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए. पी ऑफ ए से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं. So what is the formula of a probability? It's a favorable outcome of event A divided by total number of possible outcomes. So total number of possible outcomes को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, favorable outcome of an event A को हम डिनोट करते हैं m से. और you can say in probability in a simple language, it's a number of elements in event A divided by number of elements in sample space S. That is my n of A upon n of S, which is simply writing m upon n. And always take a note, probability will lie between 0 and 1. Probability will always lie between 0 and 1. What three things we need to remember? It's the probability of something which is certain to happen. It's always 1. मतलब जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन, दैट इज 0. ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा इवेंट जो होने में इम्पॉसिबल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट हैपन इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैपन. हियर इज माय डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट. P of A complement is nothing but 1 minus P of A. Let's see an example. A box contains 20 tickets numbered 1 to 20. A ticket is drawn at random from the box. Find the probability that the number on a ticket drawn is divisible by 3, not divisible by 5, divisible by 3 and 4, divisible by 3 और 4. तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे. एस बी ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो एस विल बी डिनोटेड एज अ सेट 1 2 3 till 20. तो कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में, दैट इज माय एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 20. नाउ फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज गिवन, इट द नंबर्स बिटवीन 1 to 20 शुड बी डिविजिबल बाय 3. So we'll going to check the number 3 6 9 12 15 18. मैक्सिमम नंबर कितना है हमारा 20. तो 20 से पहले वो सारे नंबर को हम कलेक्ट करेंगे जो 3 से डिविजिबल है. सो टोटल वी आर हैविंग n of a इक्वल टू 6. सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, n of a अपॉन n of s. n of a कितना है 6, n of s है 20. इट विल बी सिंपली 3 अपॉन 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज let b be the event ticket is drawn is not divisible by 5. तो 5 के डिविजिबल के सारे नंबर्स को हटा देना है. तो वो कौन से नंबर से जो 5 से डिविजिबल नहीं है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 2 इज नॉट, 3 नॉट, 4 नॉट, 5 इज डिविजिबल तो इसको नहीं लेना है. देन 6 7 8 9 10 इज डिविजिबल तो इसको हटा दो. 11 12 13 14 15 इज डिविजिबल उसको हटा दो.
16, 17, 18, 19. So n of b is equal to 16. So probability of b is again the same formula, n of b upon n of s. जैसे event change होगा तो a की जगह पे b आएगा and the formula will remain same. That is 16 upon 20, simply 4 upon 5. Next, let's see with the event ticket is drawn divisible by 3 and 4. Whenever we are having the word and, which means it's a multiplication, and whenever we are having the word or, it means it's a addition. So divisible by 3 and 4 simultaneously, which means we're going to take the LCM of 3 and 4, which is simply 12. तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो 12 से डिविजिबल हो between 1 to 20, and we are having only one element, that is 12. So n of c is equal to 1. Probability of c will be n of c upon n of s, which is simply 1 upon 20. Next, let d be the event ticket is drawn divisible by 3 or 4. So first we're going to collect all the number divisible by 3, then all the number divisible by 4. So divisible by 3, the numbers are 3, 6, 9, 12, 15, 18. Till 18, the numbers are divisible by 3. Now the numbers divisible by 4. 4, 8, 12. 12 we have already taken. जो पहले से नंबर एग्जिस्ट करता है उसके बाद फिर से हमें नंबर को लिखने की जरूरत नहीं. तो 12 we have already taken. Then 16 and 20. So n of d will be equal to 10. Probability of d will be n of d upon n of s, 10 upon 20, which is simply 1 upon 2. Next example we are having related to 52 pack of cards. 52 pack of cards, it totally divided into 4 sections. One is club, one is spade, next heart and diamond. That is 26 black cards, 26 red cards. In black cards we are having club and spade, and in red cards we are having heart and diamond. The number starting from 1 is called as ace. 1 is called as ace. Then 2, 3 till 10. Then next 12 we are having jack, queen and king. Jack, queen and king. In this way we have total 13 cards in one suit. ऐसे हमारे पास टोटल 4 सूट है तो 13 into 4 which is simply 52. तो जिस कार्ड के ऊपर जो है फोटो बने होते हैं, पिक्चर होते हैं, that all we are calling as a picture cards. So total we are having 12 picture cards. 3 from here, then 3, then 3, then 3. So total we are having 12 picture cards and 4 ace, 1 ace, 2 ace, 3 ace, 4 ace. Similarly we are having 4 queen, 4 king and 4 jack. So let's get back to the example of the well shuffle cards. From a well shuffled pack of cards, a card is drawn at random. A card we are talking about means एक single card हम draw कर रहे हैं from the well shuffled pack of cards. Find the probability that the card is drawn is an ace. Second, a heart card. Next, we are having a king of hearts. तो let S be a sample space of an experiment. तो total हमारे पास कितने cards होते हैं? 52 cards. So n of s is equal to 52. First event we are having let A be event. A card is drawn is an ace. So total हमारे पास ace कितने होते हैं? How many ace we are having? We can see in this picture 1, 2, 3, 4. So total we are having 4 ace cards. So n of a is equal to 4. Probability का formula n of a upon n of a, that is 4 upon 52. Answer is 1 upon 13. Next we are having let B be event. A card is drawn is a heart card. So heart card कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 13 cards होते हैं. 13 heart, 13 spade, 13 club, 13 diamond. तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा टोटल इक्वल टू 52. तो हार्ड कार्ड कितने हमारे पास? टोटल 13 है. सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13. P of B will be equal to n of B upon n of S, 13 upon 52, which is simply 1 upon 4. Next we are having let C be the event. A card is drawn is a king of heart card. So how many heart card we are having? 13. We can see in this picture. हार्ड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास टोटल? Here we are having 13. और 13 में किंग कितने आते हैं? ओनली वन किंग, विच मीन्स n of C will be equal to 1, बिकॉज हार्ड कार्ड टोटल 13 होते हैं और 13 में एक ही किंग आता है. सो n of C will be 1, P of C will be n of C upon n of S. That is a definition of probability, 1 upon 52.
Next example, if two fair dice are rolled, find the probability that the sum of the numbers appearing on the uppermost face of the dice is greater than 7, a perfect square, a prime numbers. सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अ फेयर डाइस रोल कर रहे हैं. एक डाइस रोल करने पे वी विल गोइंग टू गेट टोटल 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6. ऐसे हम क्या कर रहे हैं, टू डाइस रोल कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सो द टोटल आउटकम्स विल बी 36. सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट का बनाना पड़ेगा. दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. आपको लास्ट आपको सीक्वेंस मिलेगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. अगर हम सबको काउंट करेंगे, वी आर गेटिंग एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. फर्स्ट इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइज इज ग्रेटर देन 7. तो ग्रेटर देन 7 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, विच कैन हैविंग 8 9 10 11 12. बिकॉज मैक्सिमम 6 प्लस 6 ऐड करने पे विल गोइंग टू गेट द एडिशन इक्वल टू 12. तो मैक्सिमम एडिशन 12 हो सकता है. तो ग्रेटर देन 7 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 8 9 10 11 12. अब हमें देखना है, जो हमारे पास सैंपल स्पेस एस है, इसमें ऐसे दो नंबर का एडिशन देखना है जिसमें हमको 8 मिले. तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3, देन 3 प्लस 5 8, 2 6 8, 6 2 8. तो ये तो नंबर्स हो गए. देन 9 के लिए वी आर हैविंग 6 3 4 5 5 4 3 6. देन 10 के लिए 6 4 5 5 4 6. देन 11 के लिए 6 5 5 6. एंड 12 के लिए वी आर हैविंग ओनली वन नंबर. सो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So n of a is equal to 15. So P of A will be n of A upon n of S, 15 upon 36, which is simply 5 upon 12. Next condition क्या है हमारा, let B be the event that sum on the uppermost face of the dice is perfect square. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे, 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 होता है, बिकॉज मैक्सिमम सम वी कैन गेट इज 12. सो 12 से पहले कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे, 4 एंड 9. तो ऐसे नंबर देखना है जिसका सम हमें 4 मिले फ्रॉम द सैंपल स्पेस 1 3 3 1 2 2. इनका ऐड करने पे आपको 4 मिलेगा. देन 9 के लिए वी आर हैविंग 4 5 5 4 3 6 6 3. So how many numbers we are getting total, 7. So P of B will be equal to n of B upon n of S, which is simply 7 upon 36. Then third condition we are having, let C be event that the sum on uppermost face of the dice is prime numbers. So what are the prime numbers between 1 and 12? First 2 3 5 7 11. प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, एक्सेप्ट खुद के टेबल में. तो ऐसे नंबर से 2 3 5 7 11. सो 2 का सम कैसे मिलेगा हमें, 1 1 से, बिकॉज 1 प्लस 1 मिलेगा 2. 3 कैसे मिलेगा, 1 प्लस 2 2 प्लस 1, वी आर गेटिंग 3. 5 कैसे मिलेगा, 2 3 3 2 1 4 4 1. देन 7 कैसे मिलेगा, 2 5 5 2 3 4 4 3 1 6 6 1. 11 कैसे मिलेगा, 6 5 एंड 5 6. दोनों नंबर को ऐड करना, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11. So n of C we are getting 15. P of C will be n of C upon n of S will be simply 15 upon 36, 5 upon 12. Let S be a sample space 1 2 3 4 5 6, set A 2 4 6, set B 3 6. Find the probabilities of A complement, B complement, A union B, A intersection B. सबसे पहले तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को काउंट करो. वी आर गेटिंग एन ऑफ एस इक्वल टू 6, एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 2, बिकॉज बी में वी आर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स. नाउ फर्स्ट विल गोइंग टू स्टार्ट विद ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट उसको कहा जाता है जो एस में प्रेजेंट हो, सैंपल स्पेस में प्रेजेंट हो, बट ए में नहीं हो. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, वी आर हैविंग ओनली 1 3 एंड 5. सो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली 3. सो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 3 3 अपॉन 6, विच इज सिंपली 1 अपॉन 2. ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, ऑल दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन बी. तो वो कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 4 5. सो एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 4. टोटल 4 एलिमेंट्स है. पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विल बी एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन एन ऑफ एस, 4 अपॉन 6, विच इज सिंपली 2 अपॉन 3. नेक्स्ट वी आर हैविंग ए यूनियन बी. तो सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6,
यूनियन 3 एंड 6। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? मर्ज करना, और जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना होता है, जो डिफरेंट है उनको साथ में लिखना है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर 2, 4 एंड 3। सो वी हैव रिटन 2, 3 एंड 4। 6 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना है। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर हैविंग टोटल? n of a union b is 4. So p of a union b is simply n of a union b upon n of s, 4 upon 6 which is equal to 2 upon 3. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको पिक करना। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 6 है, तो सिंगल 6 वी आर हैविंग। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट्स है एक सेट में? ओनली वन एलिमेंट। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंपली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, तो सिंपली वी आर गेटिंग 1 अपॉन 6। बायस कॉइन क्या होता है? इट्स अ अनफेयर कॉइन, मतलब एक तरफा जो एक कॉइन होना। आपने शोले का एक जो पिक्चर देखा होगा, तो शोले के पिक्चर में जो वो कॉइन टॉस करता है तो उसमें क्या होता है? इट्स अ बायस कॉइन, बिकॉज दोनों तरफ सेम ही होता है। तो वी आर ऑलवेज प्रिफरिंग अनबायस कॉइन, जिसमें हमें आउटकम पता ना हो। बायस कॉइन में क्या होता है? आपको पहले से पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अनबायस कॉइन को हम प्रीफर करते हैं जिसमें आउटकम हमें पता नहीं होता। सो अनबायस कॉइन इज सिंपली अ फेयर कॉइन, बायस कॉइन इज सिंपली अ अनफेयर कॉइन. So let's see an example related to biased and unbiased coin. An unbiased coin is tossed 3 times. If A denotes the event of all tails, B denotes the event of all heads, C denotes the event of exactly one head, D denotes the event of majority of heads. Find the probabilities of these events. अब हम क्या कर रहे हैं? 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले तो हमारे पास 3 हेड आ सकते हैं। अब देखो लिखने का फॉर्मेट क्या है, पहले तो 3 हेड लिख दो, फिर क्या करें हम हेड क्रॉस में लिखे, और जो रिमेनिंग प्लेसेस हम उस पर क्या करें? टेल लिख दे। फिर हम क्या करें? 3 टाइम्स टेल लिखे, फिर अगेन टेल को क्या करें? क्रॉस सेक्शन पे लिखे, और रिमेनिंग जो प्लेसेस है उसको हम क्या कर दे? हेड से फिल कर दे। So in this way we got 4 and 4, we got equal to 8. So how we going to know how many elements we going to have in a sample space? एक coin toss करने के लिए we are having 2 possibility, either head or tail. ऐसे कितने coin हम toss कर रहे हैं? 3 coin. So the outcome will be 2 raised to 3. So let A be the event of all tails. So sample space में ऐसा कौन सा element है जिसमें सारे tail आ रहे हैं? We are having only one. So TTT n of A equal to 1. So P of A will be n of A upon n of A, that is 1 upon 8. Second event क्या है? Let B be the event of all heads. Again we are having only one possibility, H H H. So n of B is equal to 1. P of B will be n of B upon n of S, that is 1 upon 8. Let C be the event of exactly one head. So exactly one head we are having THT, TTH, HTT. So n of C equal to 3. P of C will be n of C upon n of S, 3 upon 8. तो आपको क्या करना है? ये जो हमने सैंपल स्पेस लिखा है इसमें देखना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेट डी बी द इवेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ हेड्स। अब देखो 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट में मेजोरिटी क्या होगा? 2 and 3 विल बी मेजोरिटी, बिकॉज 1 विल बी इन द माइनॉरिटी पार्ट। तो आपको ऐसा देखता है इवेंट, ऐसे एलिमेंट आपको देखना है जिसमें 2 और आपको 3 हेड्स मिले। तो 2 हेड्स वाले कौन से टर्म है? THH, HTH, HHT। ये तो 2 हेड वाले हो गए। 3 हेड वाला कौन सा है? ट्रिपल एच। So n of d will be equal to 4. P of d will be n of d upon n of a, that is 4 upon 8. Simply 1 upon 2. Next example. If the letter of the word Thursday be arranged at random, what is the probability that the arrangement begin with the letter T, begin with the letter T and end with letter U? तो आपको जो है ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऊपर आपको आई बटन पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा फॉर अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रेफरेंस के बाद ही आप ये जो है टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओगे। सो फर्स्ट विल गोइंग टू सी, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड थर्सडे। सैंपल स्पेस ऑलवेज कम विदाउट रेस्ट्रिक्शन। इवेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना है। सैंपल स्पेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन किस पे होता है? इवेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट विल गोइंग टू फाइंड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड थर्सडे। So how many alphabets we are having? How many letters we are having in the word Thursday?
THURSDAY. Total we are having 8 letters. So for first position we are having 8 possibility, then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, which is simply 8P8, 8 factorial. First condition we are having n of s will be 8 factorial 40320. We are getting the answer. Let A be the event that begin with the letter T. So total we are having 8 positions. First position is for a T, which means is the fixed position. जो fixed position होता है उसको हम one way में कर सकते हैं. How many position left? That is a 7 position, which means simply a 7 factorial, which is simply 7 factorial. The answer is 5040. So P of A का formula है n of A upon n of S, that is 5040 upon 40320, simply 1 upon 8. Simply 1 upon 8. सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? लेट बी बी द इवेंट दैट बिगिन विद द लेटर टी एंड एंड विद लेटर यू. इसका मतलब है फर्स्ट लेटर पे टी आना चाहिए, लास्ट लेटर पे यू आना चाहिए, मतलब उनकी जगह फिक्स है. जो फिक्स है दैट विल बी सिंपली डन इन ओनली वन वे. So remaining we are having total 6 positions. So it will be simply 6 factorial. So 6 factorial into 1, which is simply 720. So P of B is n of B upon n of S 720 upon 40320. So we are getting the answer 1 upon 56. Next example we are having 6 persons including couples are seated for a photograph in a row. Find the probability of a photograph in which the couple is sitting together. अब टोटल हम क्या करेंगे? 6 persons including a couple will going to consider as usual for a sample space. Let S be a sample space of an arrangement of 6 persons. So 6 person को अरेंज करने के लिए we are having the simply formula 6p6, which is 6 factorial. I am going to write 6 factorial equal to 720 ways. अब कंडीशन क्या बोला है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ऑफ अ 6 person in which couple is sitting together. 6 person में कपल है जो साथ में बैठने वाला है. Let A be the event in photograph. Couple are seated together, say C1 and C2. So हम क्या करेंगे? दो पोजीशन को कंबाइन करेंगे एज अ सिंगल पोजीशन एंड द टोटल काउंट विल बी नाउ 1 2 3 4 एंड 5. पहले 6 था, लेकिन हमने क्या किया? वी आर हैविंग वन ऑफ द कपल. कपल का मतलब होता है कंबाइंड पोजीशन, तो हमने दो पोजीशन को कंबाइन कर दिया, उसको सिंगल पोजीशन कंसिडर करेंगे. सो टोटल वी आर हैविंग 5 पोजीशन. दे कैन अरेंज देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वेज. Couple are considered as a group. They can arrange themselves in 2p2 ways. That is my 2 factorial. Because couple का मतलब दो हैं तो C1 C2 भी हो सकता है और C2 C1 भी हो सकता है. So total कितने हो गए? 1 and 2. So the total number of arrangements are 5 factorial into 2 factorial. It's a overall arrangement. So 5 factorial होता है 120, 2 factorial होता है 2. So combined we are getting 240. So P of A will be simply n of A upon n of S 240 upon 720. Finally we are getting 1 upon 3. Next example we are having a committee of 6 students is to be formed from a group of 7 boys and 5 girls. Find the probability that it consists of all boys. Second condition only 1 boy. Third condition at least 4 girls. So total how many students we are having? 12. कैसे? 7 boys plus 5 girls. So 7 plus 5 we are getting 12 students. अब हमें 6 स्टूडेंट की क्या करना है? कमिटी बनाना है. So let S be a sample space of formation of 6 students from 7 boys and 5 girls. It will be simply 12C6. टोटल 12 है, उसमें से 6 स्टूडेंट का एक कमिटी बनाना है. तो that can be done in 12C6. That is 288. आपको ऊपर आई बटन पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा फॉर द वीडियो ऑफ अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन की वीडियो देखने के बाद ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग ऑल बॉयज. सो लेट ए बी द इवेंट दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल बॉयज. मतलब जो 6 पर्सन की हमें कमिटी बनाना है उसमें सारे ही बॉयज चाहिए. तो टोटल बॉयज कितने हमारे पास? 7. तो 7 में से 6 बॉयज को सिलेक्ट करना है. दैट कैन बी डन इन 7C 6 वेज, विच इज सिंपली 7. सो P of A will be n of A upon n of S, simply 7 upon 288. Next we are having let B be the event of a committee consisting of only 1 boy. 6 पर्सन की कमिटी बनाना है जिसमें क्या होगे? एक बॉय होगा तो 5 क्या होगे? गर्ल्स होगे. तो एक बॉय को हमको सिलेक्ट करना है फ्रॉम टोटल 7 बॉयज. तो इट विल बी 7C1. 5 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द 5 गर्ल्स. तो इट विल बी 5C5. बिकॉज हमारे पास टोटल 7 बॉयज है और 5 गर्ल्स है.
सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हमें सिर्फ एक ही बॉय चाहिए 6% की कमिटी में, तो बॉय को सिलेक्ट करने के लिए हमको 7 में से देखना पड़ेगा, गर्ल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमको गर्ल्स में से देखना पड़ेगा, दैट इज द नंबर 5. n of b equal to 7c1 into 5c5, which is simply 7 into 1, which is equal to 7. So p of b is equal to n of b upon n of s, that is 7 divided by 288. Let's see with the event committee consisting of at least 4 girls. At least 4 girls का मतलब होता है minimum 4 girls. तो 6% की कमेटी में कम से कम 4 गर्ल्स होने चाहिए. अगर मैं कम से कम 4 गर्ल्स लेता हूँ तो 6 की कंडीशन फुलफिल करने के लिए, टोटल 6 होने के लिए मुझे 2 बॉयज को और लेना पड़ेगा, बिकॉज 4 + 2 विल बी इक्वल टू 6. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. और या तो मैं 5 गर्ल्स को ले लूँ और एक बॉय को ले लूँ, तब भी 6 का काउंट फुलफिल होगा. तो 7 में से मुझे 2 बॉय को सिलेक्ट करना है, दैट विल बी 7c2. 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, इट विल बी 5c4. और का मतलब होता है प्लस. देन सेकंड 7 में से 1 बॉय को सिलेक्ट करना है 7c1. 5 में से 5 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 5c5. तो 7c2 इज 21, 5c4 इज 5, 7c1 इज 7, 5c5 इज 1. So total we are getting 112. So P of C will be N of C upon N of S 112 upon 288. इसको आप चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. A committee of 4 persons is to be selected from 5 doctors and 6 lawyers. What is the probability that only one lawyer is included? Second, a particular doctor is in the committee. Third, a particular doctor is excluded from the committee. अब इस एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, टोटल 4% की कमिटी बनाना है फ्रॉम 5 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. सो 5 + 6 विल बी टोटल इक्वल टू 11. So let S be the sample space of formation of 4-person committee from 5 doctors and 6 lawyers. That is total 11 में से 4% की कमिटी बनाना है. So it will be simply 11c4. Because sample space पे कोई restriction नहीं है, रैंडम कोई भी आ सकता है. इवेंट जब हम कंसिडर करेंगे तो उस पर कंडीशन है. अब यहाँ पे इवेंट क्या है, फर्स्ट कंडीशन ओनली वन लॉयर इज इंक्लूडेड इन इट. सो लेट ए बी द इवेंट दैट ओनली वन लॉयर इज इंक्लूडेड. तो टोटल मेरे पास 4 पोजीशन है, एक पोजीशन पे सिर्फ लॉयर चाहिए, ओनली वन लॉयर इज इंक्लूडेड. और बाकी 3 पे कौन चाहिए, वी आर हैविंग द डॉक्टर्स. तो लॉयर को सिलेक्ट करने के लिए विल गोइंग टू हैव ओनली वन वे, दैट इज 6c1. एक लॉयर चाहिए और टोटल लॉयर्स मेरे पास कितने हैं, 6 लॉयर्स. तो 6 में से 1 लॉयर सिलेक्ट करना है, दैट विल बी 6c1. एंड वी आर हैविंग 5 डॉक्टर्स, सो 5 में से 3 डॉक्टर्स को सिलेक्ट करना है, दैट विल बी 5c3. So it will be 6c1 will be 6, 5c3 will be 10. So answer is 60. P of A will be N of A upon N of S. 60 upon 330, simply 2 upon 11. Let B be event that particular doctor is included in committee. Particular doctor is included मतलब एक डॉक्टर की जगह पहले से फिक्स है, एक डॉक्टर की जगह पहले से फिक्स है. जो फिक्स है वो 1 वे में अरेंज होगा. रिमेनिंग पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, रिमेनिंग पोजीशन में कोई भी आ सकता है. तो टोटल हमारे पास 11 है, 11 में से एक डॉक्टर फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गए. सो नाउ हाउ मेनी लेफ्ट, 10. तो 10 में से कितने सिलेक्ट करना है, 3, दैट इज 10c3. सो 1 into 10c3 will be equal to 120. So P of B is equal to N of B upon N of S, 120 upon 330, simply 12 upon 33. Next condition, let's see with the event particular doctor is excluded from event. पर्टिकुलर डॉक्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवेंट. सो टोटल मेरे पास कितने कैंडिडेट मेरे पास अवेलेबल हैं, वी आर हैविंग 5 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. 5 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. 5 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. थर्ड कंडीशन ये बता रहा है कि एक डॉक्टर कमिटी में आने के लिए रेडी नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कमिंग इन द कमिटी. मतलब एक डॉक्टर हमारे यहाँ से कम हो जाएंगे. सो विल गोइंग टू हैव विल 4 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. तो ये 4 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स में से हमें क्या करना है, 4 पर्सन की कमिटी बनाना है. सो विल गोइंग टू हैव 4 डॉक्टर्स एंड 6 लॉयर्स. सो टोटल विल बी इक्वल टू 10. अब 10 में से हमें कितने बंदे सिलेक्ट करना है, ओनली 4, दैट इज 10c4. सो द टोटल विल बी 210 ways. So P of C will be N of C upon N of S, 210 upon 330. So simply 7 upon 11. Laws of probability, it's a addition theorem. If A and B are two events associated with an experiment, then the probability of occurrence of A or B or both A and B is given by.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला हमें मिला कैसे? ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए चाहिए या तो बी चाहिए, कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से हम जो वेन डायग्राम से दे सकते हैं या तो ए या तो बी। ये जो कॉमन पार्ट है, जो हाईलाइटेड रेड वाला रीजन है, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? एन ऑफ ए से हमें फर्स्ट ए मिल जाएगा, एन ऑफ बी से हमें सेकंड बी मिल जाएगा, और ये जो कॉमन पार्ट है हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कॉमन पार्ट क्या लिखते हैं हम हमेशा? ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये था हमारा फॉर अ टू सेट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। इट विल बी अ कॉमन एलिमेंट विल बी अ एम्प्टी सेट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी इवेंट के होने से किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इन दैट केस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। तो जब हमारे सेट इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए, सो पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी सिंपली पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बिकॉज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलने वाला है? हमें 0 मिलने वाला है। नाउ फॉर अ थ्री सेट, if A, B and C are the three sets associated with an experiment, then P of A union B union C, अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जो कॉमन पार्ट है किसी भी दो सेट में उसको क्या करना है? माइनस करना है, और जो सब में कॉमन है उसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। सो पहले P ऑफ A, पहले सेट A लेते हैं, सेट B लेते हैं, सेट C लेते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया क्या होता है? पहले पूरा सेट कंसीडर करो, पूरा ए, पूरा बी, पूरा सी। अब जो सब में कॉमन पार्ट आ रहा है, जो दो सेट में कॉमन आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे? माइनस आएंगे। जैसे ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन ये जो बीच वाला रीजन है जहां पे मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, ये रीजन ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है, सी में भी कॉमन है। जो सब में कॉमन होता है हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जो किसी दो में कॉमन होता है हम उसको माइनस करते हैं। So in this way we are getting the formula for addition theorem for three sets A, B and C. Next we are having complement of a set. Complement of a set का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में तो हैं बट सेट ए में नहीं है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी जो ब्लू रीजन हाईलाइट किया है ये मेरा कंप्लीट ए यूनियन बी है। तो इसके जो बाहर वाला जो एलिमेंट होगा दैट ऑल विल बी कंसिडर एज माय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट के बाहर वाला हिस्सा। तो ये सेट ए यूनियन बी है, इसके बाहर वाला हिस्सा क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली वी आर हैविंग द फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये मेरा दो सेट का फॉर्मूला है। अगर मैं सिंगल सेट के लिए लिखूं इट विल बी सिंपली पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। दिस इज फॉर अ वन सेट एंड हियर इज फॉर अ टू सेट। अब ये फॉर्मूला हमें यूज कब करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, व्हेन वी हैव टू यूज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फॉर्मूला, whenever we are having the word at least one of the event will going to happen, at least one of the event will going to occur। तो जब भी word at least आएगा we have to use the formula of a complement of a set। Next we are having the most important part just by that statement De Morgan's law। De Morgan's law क्या होता है? किसी भी सेट को अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बट विद द ऑपोजिट साइन। जैसे ए यूनियन बी, इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन का ऑपोजिट क्या होगा? इंटरसेक्शन। ऐसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं और सबको मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं तो कॉम्प्लीमेंट सबको मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन। तो एंड का बन जाएगा और का बन जाएगा एंड। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। From the past experience, it is known that A can solve 3 examples out of 5 and B can solve 4 examples out of 7. An example is given to both of them independently. Find the probability that the example remains unsolved. Second, the example is solved. Third, only one of them solved example.
फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ए का क्या कंडीशन हमें मिल रहा है कि ए 3 एग्जाम्पल सॉल्व करता है हर 5 में से. सो सिंपली इट विल बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 4 एग्जाम्पल सॉल्व करता है आउट ऑफ 7. सो पी ऑफ बी विल बी सिंपली 4 डिवाइडेड बाय 7. 4 सॉल्व करता है 7 में से. एन एग्जाम्पल इज गिवन टू बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंटली. सो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी बोथ आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट कंडीशन, द एग्जाम्पल रिमेन अनसॉल्व. एग्जाम्पल रिमेन अनसॉल्व का मतलब है एग्जाम्पल ना कि ए ने सॉल्व किया ना बी ने सॉल्व किया. एग्जाम्पल इज अनसॉल्व मीन्स ए ने भी सॉल्व नहीं किया और बी ने भी सॉल्व नहीं किया. अगर मैं ए एंड बी लेता हूं, आई एम टेकिंग द ए एज अ इवेंट फॉर एग्जाम्पल सॉल्व. लेट ए बी द इवेंट फॉर एग्जाम्पल सॉल्व. सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका ऑपोजिट. एग्जाम्पल इज अनसॉल्व. ऐसे में लिखता हूं, लेट बी द एग्जाम्पल इज सॉल्व. सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अनसॉल्व. सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट पार्ट. तो यहाँ पे क्या बोला है, नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब ए ने भी सॉल्व नहीं किया एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और बी ने भी सॉल्व नहीं किया. ए ने भी सॉल्व नहीं किया एंड बी ने भी सॉल्व नहीं किया. सिंस द बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो एंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन. एंड की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन. नाउ व्हाट इज पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला. अगर हम प्रीवियसली देखेंगे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होता है, यार वी आर हैविंग पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए. तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे. पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी सिंपली 1 माइनस पी ऑफ ए. पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विल बी सिंपली 1 माइनस पी ऑफ बी. बट पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3/5. पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 4/7. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 माइनस 4 3, 3/7. यहाँ पे भी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 इट विल बी 2/5. तो इट विल बी सिंपली 6/35. तो प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व का मतलब है ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया, और हमने ऊपर ए एंड बी किसको लिया है, फॉर द एग्जाम्पल सॉल्व. सो हमें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट लेना है ताकि एग्जाम्पल हमारा अनसॉल्व के लिए कंडीशन मिल जाए. नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल इज सॉल्व. एग्जाम्पल इज सॉल्व इसका मतलब है किसी एक ने भी अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, सॉल्व. किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया. जैसे कोई फैकल्टी आपको क्लास में एक एग्जाम्पल देते सॉल्व करने के लिए, तो वो फैकल्टी सारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल सॉल्व करने का वेट नहीं करते हैं. किसी एक ने भी एग्जाम्पल अगर सॉल्व कर दिया मतलब एग्जाम्पल क्लास में सॉल्व हो गया. तो सेम आइडिया विल गोइंग टू यूज ओवर हियर. द एग्जाम्पल इज सॉल्व. तो एग्जाम्पल इज सॉल्व का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल. एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल. कम से कम एक बच्चे ने सॉल्व किया है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल. दैट इज द आइडिया ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. और यू कैन से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली 1 माइनस पी ऑफ ए. So at least one of them solved example, ये हो जाएगा मेरा P of A equal to 1 minus P of A complement. जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला यूज करना होता है. सो एटलीस्ट वन का ऑपोजिट क्या होता है, नन ऑफ देम. तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो गया. P of A का ऑपोजिट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट. सो नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी सॉल्व किया प्रीवियसली. देखो नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, ये कितना मिला हमें, 6/35. तो इसी आंसर को हम जो है सेकंड में यूज करेंगे, 1 माइनस 6/35 विच इज सिंपली 29/35. थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल. ओनली वन ऑफ देम सॉल्व एग्जाम्पल, इसका मतलब है अगर ए ने सॉल्व किया तो बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, और अगर बी ने सॉल्व किया तो ए सॉल्व नहीं कर पाएगा. तो अगर हम लिख रहे हैं ए सॉल्व एग्जाम्पल, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अनसॉल्व. ऐसे में लिख रहा हूं बी सॉल्व एग्जाम्पल, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अनसॉल्व. तो अगर ए सॉल्व कर रहा है मतलब ए हो जाएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन. बी कैन नॉट, तो मतलब हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. हम क्या लिखेंगे, बी बार. बी बार किस लिए है, फॉर अनसॉल्व.
और का मतलब होता है प्लस, बी सॉल्व तो बी हो जाएगा एज इट इज, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए कैनॉट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नाउ व्हाट वी नो बोथ द सेट्स आर इंडिपेंडेंट, तो जब भी इंडिपेंडेंट आता है तो इंटरसेक्शन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन, और यूनियन की जगह पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन आ गया मतलब मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, अगेन यार इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। बट व्हाट इज पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, इट इज 1 माइनस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, पी ऑफ बी इज 4/7, पी ऑफ ए इज 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे विल गोइंग टू गेट द ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिल गया, इट विल बी सिंपली 3/7, ब्रैकेट वी आर गेटिंग 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 7 इंटू 5 35, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 2 8। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर हमारा कॉमन होता है। सो 35 विल रिमेन एज इट इज, 9 प्लस 8 17, सो सिंपली वी आर गेटिंग 17/35। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 40 पास इन इकोनॉमिक्स, 50 पास इन अकाउंटेंसी, 30 पास इन बोथ, what is the probability that student pass in both subjects, pass in at least one subject, failed in both subjects, pass in only one subject। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो रिगार्डिंग पास के रिलेटेड दिया है। अगर आप देख सकते हो 40 पास इन इकोनॉमिक्स, 50 पास इन इकोनॉमिक्स, 30 पास इन बोथ, तो यहाँ पे पास की इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नोटेशन को यूज करेंगे। अगेन माई द सैंपल स्पेस विल बी कॉमन, लेट एस बी ए सैंपल स्पेस डिनोटेड as a total number of student, that is n of s equal to 120। अब क्या बोला है, आउट ऑफ 120 40 स्टूडेंट्स पास हो रहे इकोनॉमिक्स में। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन अकाउंटेंसी, कितने अकाउंट्स में पास हो रहे, n of a इक्वल टू 50। लेट बी बी द इवेंट दैट स्टूडेंट पास इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे पास हो रहे, 40, दैट इज n ऑफ b। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, सो 120 में से सिर्फ 50 स्टूडेंट पास हो रहे हैं अकाउंट्स में, तो हो जाएगा n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस 50 अपॉन 120, इट विल बी सिंपली 5/12। इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 120 में से ओनली 40, तो इट विल सिंपली 40/120। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करो, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ एस, सो 40/120 सिंपली 4/12। इसको 1/3 अभी फिलहाल मत लिखो, इसको 4/12 ही रहने दो, ये हमें पता चलेगा आगे कैलकुलेशन में। एंड स्टूडेंट पास इन बोथ, तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सो अकाउंट्स में भी पास हो रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स में भी पास हो रहे हैं, सो इट विल बी सिंपली ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं टोटल हमारे पास, 30 हैं। So it will be simply 30/120, again we are getting 3/12। Don't write 1/4 for a time being, it will going to help us while calculating the examples। So इसको 3/12 ही रहने दो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, बोथ सब्जेक्ट्स का मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इट विल बी सिंपली ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कितना हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, 3/12। सेकेंड कंडीशन वी आर हैविंग, पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, या तो अकाउंट्स में पास हो गए या इकोनॉमिक्स में पास हो गए। सो अकाउंट्स में पास होने के लिए वी हैव रिटन ए, और का मतलब होता है यूनियन, इकोनॉमिक्स को हमने लिखा है बी, सो वी विल गोइंग टू यूज एडिशन फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी। सो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना है 5/12, पी ऑफ बी कितना है 4/12, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, जस्ट वी हैव फाउंड 3/12। इसलिए मैं आपको वहां पे 1/3 1/4 लिखने से मना कर रहा था। देखो सबका क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको वन टाइम लिखते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करो, 5 + 4 - 3, so 5 + 4 9, 9 - 3 will be simply 6/12, which is my 1/2। so final answer we got 1/2। सेकेंड कंडीशन बोला है फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, मतलब अकाउंट्स में भी फेल हो गए एंड इकोनॉमिक्स में भी फेल हो गए। अगर मैं लिखता हूं ए इज अ पासिंग स्टूडेंट इन अकाउंट्स, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फेलिंग स्टूडेंट इन अकाउंट्स।
बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑपोजिट पार्ट। अगर ए पास हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फेल होगा। अगर ऐसे ही बी पास हो रहा है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट विल बी अ फेल्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बोथ आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एंड, और एंड के बाद हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू यूज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, whenever we are having separate complement तो हम उसको एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो प्रीवियसली हमने डी मॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी लिखा है, वहां से आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट हमने लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड हमने लिखा है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। एंड वी आर हैविंग नाउ टू सेट्स, और टू सेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम लोग ये प्रीवियस एग्जाम्पल में जाते हैं तो टू सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट आता है, तो यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया, दैट इज वी गॉट वन बाय टू। सो वन माइनस वन बाय टू, द आंसर इज सिंपली वन बाय टू। तो आपको फॉर्मूलेज याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज को सॉल्व करना है। जब भी हम किसी एग्जाम्पल के कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो उसी कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पहले से सॉल्व करके दिया होता है, बस उसको अकॉर्डिंगली यूज करना होता है। फोर्थ कंडीशन बोला है, पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट का मतलब है अगर अकाउंट्स में पास हो रहा है तो इकोनॉमिक्स में फेल होगा, और अगर इकोनॉमिक्स में पास हो रहा है तो अकाउंट्स में फेल होगा। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं फर्स्ट सेट की बात करूं, ये मेरा ए है, सेट ए और सेट बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के बाहर वाला हिस्सा। तो अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो बी के बाहर वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं ये होगा मेरा बी के बाहर, बिकॉज ये मेरी बी की बाउंड्री है। ये जो सर्कल है बी, ये बी की बाउंड्री है, तो बी के बाहर जो ये हिस्सा है, ये पार्ट क्या होगा मेरा, बी कॉम्प्लीमेंट। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट। अगर मैं देखूं, ये मेरा ए है, और जो ये ब्लू रीजन है ये मेरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट ये है। ये जो आधा जो हमारा सर्कल बनेगा ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉमन पार्ट। तो हम क्या करेंगे, टोटल ए में से, क्योंकि मेरा ये सर्कल ए होगा, सर्कल ए होगा, इसमें से जो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो विल गोइंग टू गेट द फॉर्मूला पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो सेट ए ये मेरा पूरा सेट ए है, और इसमें से इतना हिस्सा जो बन रहा है ये मेरा बी है। अगर मैं इसको जो है ब्लू मार्क से बना लूं तो ये मेरा बन रहा है बी। तो ये जो मेरा बी पार्ट है और ये मेरा है ए पार्ट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के बाहर वाला हिस्सा, मतलब ये जो हमारा हाईलाइटेड रीजन बन जाएगा, ये मेरा पार्ट बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, ये टोटल सर्कल में से जो ए का सर्कल है उसमें से ये जो पार्ट कॉमन आ रहा है इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आपको रिक्वायर रीजन मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे आइडिया को यूज किया है। सो पी ऑफ ए क्या है हमारा 5/12, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 3/12, पी ऑफ बी है हमारा 4/12, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 3/12। अगेन देखो सब में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है, तो इसको वन टाइम लिखो। सो इट विल बी सिंपली 5 + 4, it will be 9, 9 minus 6 will be 3/12. So we are getting simply 1/4. Conditional probability. So let A and B be events in a sample space. If P of A is not equal to 0, then conditional probability of B given A is denoted by P of B given A. तो इसको हम जो है B given A स्पेल करते हैं, ना कि B divides A. बी डिवाइड्स ए स्पेल नहीं होता, इट इज स्पेल एज बी गिवन ए। सो बी गिवन ए का फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए।
मतलब बी के इवेंट होने से पहले ए ऑलरेडी हो चुका है। बी गिवन ए का मतलब होता है बी होने से पहले ए ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसमें इसका ऑपोजिट पार्ट लिखूं, पी ऑफ ए गिवन बी, तो उसमें हम लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। तो यहाँ पे जो टर्म होता है वही हमारा डिनोमिनेटर में होता है। ऐसे यहाँ पे बी है मेरे पास, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, पी ऑफ बी। न्यूमरेटर दोनों का कॉमन रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कोई भी इसको ये स्पेल नहीं करेगा इट्स अ बी डिवाइड ए, इट्स अ नथिंग बट बी गिवन ए। बी होने से पहले ए ऑलरेडी हो चुका है। A box contains 5 blue, 7 grey balls. Let us say that 2 are chosen at random, one after another. अब ये एग्जाम्पल को कैसे समझोगे कि ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? बाय द वर्ड रिप्लेसमेंट। जब भी वर्ड रिप्लेसमेंट आता है या वन आफ्टर अनदर ऐसा कोई वर्ड आता है, इसका मतलब है ये एग्जाम्पल मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा। तो फर्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू। The probability that first ball is blue and the second is not blue, and the probability is that the first ball is not blue and the second ball is blue. Second क्वेश्चन पूछा है what is the probability that second ball is blue. Third पूछा है what is the probability that at least one of the ball is blue. And fourth we are having find the probability that neither ball is blue. Let S be a sample space of all possible choices of two balls from box. Let B1 be the event that first ball is blue. Because first condition में क्या बोला है, both balls are blue. And the probability that first ball is blue and the second is not blue. तो हमें बोथ बॉल ब्लू इस तरह से चूज करना है कि फर्स्ट बॉल ब्लू होना चाहिए और सेकंड ब्लू नहीं होना चाहिए। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज नॉट ब्लू एंड द सेकंड बॉल इज ब्लू, तो ये टू डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सो B1 be the event that first ball is blue and B2 be the event that second ball is blue. Let B1 complement be the event that first ball is not blue, B2 complement be the event that second ball is not blue. अब इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू। तो पहले फर्स्ट बॉल ब्लू होने की कंडीशन क्या है, टोटल मेरे पास कितने ब्लू बॉल्स हैं, 5 है, तो 5 में से हमें कितने बॉल पिक करना है, दैट इज 12, इट विल बी 5/12। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लू बॉल से पहले हम फर्स्ट ब्लू बॉल ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहे हैं। सो 12 में से हमने एक बॉल ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, तो कितने बॉल बच गए मेरे पास, टोटल 11। 5 में से वन बॉल ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर अ फर्स्ट वन, तो सेकंड बॉल के लिए मेरे पास कितने चॉइस बचेंगे, 4, इट विल बी 4/11। So P of B complement will be neither a blue ball, so it will be 7/12 because 5 मेरे पास क्या है, ब्लू बॉल्स हैं और 7 ग्रे बॉल्स है। तो यहाँ पे क्या बोला है, B1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमें ब्लू बॉल नहीं चाहिए, तो कितने ग्रे बॉल है मेरे पास, 7/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कॉम्प्लीमेंट गिवन B1, इसका मतलब है नॉट अ ग्रे बॉल, फर्स्ट बॉल हमारा ब्लू रहेगा लेकिन सेकंड हमारा ब्लू बॉल नहीं होगा। तो ब्लू बॉल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो ग्रे बॉल होगा। तो इट विल बी P of B2 कॉम्प्लीमेंट गिवन B1 विच इज सिंपली 7/11। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू बॉल्स। B1 भी ब्लू होगा, B2 भी ब्लू होगा, तो बोथ आर ब्लू है और हम लोग पिक कैसे कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। तो कितने ब्लू है मेरे पास, 5 ब्लू है और 7 ग्रे है। तो पहले एक बॉल पिक कर लिए, तो पहले एक बॉल अगर हम ब्लू बॉल पिक करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/12, बिकॉज 5 में से 1 सिलेक्ट करेंगे, इट विल बी 5C1 डिवाइड बाय 5 + 7 12, इट विल बी 12C1, तो ये हो गया 5/12। सेकेंड बॉल ब्लू पिक करने से पहले B1 हमने ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, इसका मतलब है 5 में से एक बॉल हमारा कम हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे एक बॉल ऑलरेडी हमने पिक किया है, तो इट विल बी सिंपली 4C1। 12 में से एक बॉल कम हो जाएगा, इट विल बी 11C1, so it will be simply 4C1/11C1. So 5/12 multiplied by 4/11, it will be simply 20/132. उसी का जो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू एंड सेकंड इज नॉट। तो पहला बॉल ब्लू मतलब B1 इंटरसेक्शन, सेकंड इज नॉट, नॉट का मतलब होता है B2 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इट विल बी सिंपली रिटन एज P of B1 मल्टीप्लाई P of B2 कॉम्प्लीमेंट गिवन B1. It's simply we are using the statement of conditional probability. So P of B1 फर्स्ट बॉल ब्लू होने के चांसेस क्या है, 5/12।
और सेकंड बॉल हमें ब्लू नहीं चाहिए, तो ब्लू नहीं चाहिए तो वो कौन सा बॉल होगा, इट विल बी अ ग्रे बॉल, तो इट विल बी 7C1। अब ये 11 कैसे हो गया, क्योंकि टोटल मेरे पास 12 बॉल्स है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 12 हैं, लेकिन 12 में से ऑलरेडी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बॉल हमने निकाल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लू वन। तो पहला बॉल हमने ऑलरेडी ब्लू निकाल चुके हैं, तो 12 में से एक बॉल कम हो गया, तो कितने बचे हमारे पास टोटल, 11 balls. It will be 5/12 into 7/11. So final answer we are getting 35/132. Probability that first ball is not blue and second one is blue. पहला ब्लू नहीं होना चाहिए मतलब कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड होना चाहिए मतलब B2. तो अगेन सिंपली वी आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन ब्लू नहीं होना चाहिए मतलब कौन सा बॉल होगा, वो ग्रे होगा, इट विल बी 7/12। और सेकंड बॉल आपका ब्लू होना चाहिए, सेकेंड बॉल आपका ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू होना चाहिए मतलब आपको कहां से पिक करना पड़ेगा, ब्लू में से पिक करना पड़ेगा। लेकिन टोटल हमारे पास 12 बॉल है, 12 में से आपने ऑलरेडी एक बॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं, तो टोटल कितने बचेंगे हमारे पास, 11। सो इट विल बी 5/11। सो फाइनल आंसर इज 35/132। प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लू, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लू मतलब फर्स्ट बॉल या तो ब्लू होगा या तो ग्रे होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, या तो ब्लू होगा, सेकंड बॉल तो वैसे ही मेरा ब्लू है, या तो ब्लू हो सकता है या तो ब्लू नहीं हो सकता है, तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो P ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 यूनियन P ऑफ B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2। सो B1 इंटरसेक्शन B2 ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है प्रीवियसली, और B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। दोनों के आंसर को क्या कर दो, जस्ट ऐड कर दो, दैट इज 20/132 यहाँ पे सॉल्व किया है, 25/132 यहाँ पे सॉल्व किया है, दोनों के आंसर को मर्ज कर दो। सो वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लू, इसका मतलब है P ऑफ B1 यूनियन B2। एटलीस्ट सारा मतलब क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। सो वी आर यूजिंग द एडिशन फॉर्मूला P ऑफ B1 प्लस P ऑफ B2 माइनस P ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, और ये पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है प्रीवियसली। अगर आप देखोगे 20/32 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20/132, तो यहाँ से आपको वैल्यू लेना है 20/132, तो P ऑफ B1 हो जाएगा 5/12, P ऑफ B2 हो जाएगा 5/12, तो माइनस 20/32। बिकॉज एक बॉल पिक करने के लिए ब्लू, तो आप क्या करोगे, इट विल बी 5C1/12C1, सो इट विल बी 5/12, 5/12 माइनस 20/132, so simply we are getting 15/22। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर बॉल इज ब्लू, नाइदर बॉल इज ब्लू मतलब B1 भी ब्लू नहीं होगा, इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट, B2 भी ब्लू नहीं चाहिए, इट विल बी अगेन अ कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो बॉल हमारा क्या होगा, ग्रे होगा, B2 भी हमें रेड ब्लू नहीं चाहिए, तो अगेन इट विल बी अ ग्रे। सो अगेन यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम, इट विल बी B1 यूनियन B2 का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रीवियसली फाइंड किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इट विल बी 15/12। So again using the complement law, 1 minus P of B1 union B2, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P of A union B is simply 1 minus P of A union B। P of A union B का कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली 1 minus P of A union B। सो B1 union B2 हमने फाइंड किया है 15/22, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 7/22।